नमस्कार, मैं अजय कुमार। जब ओलंपिक की बात की जाए तो उसे क्रिकेट की तरह मत समझिए। ओलंपिक दुनिया के साझे अस्तित्व का प्रतीक है। क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रतियोगिता वर्ल्ड कप में भी मुश्किल से 12 से 13 देश शामिल होते हैं, जबकि फ्रांस की राजधानी पेरिस में शुरू हो चुके ओलंपिक में 206 देश और करीब 10,000 से ज़्यादा एथलीट शामिल हो रहे हैं। यह जानकारी देने का मतलब यह है ताकि आप समझ सके कि ओलंपिक खेलों के लिहाज से कोई छोटी मोटी प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि खेलों की एक ऐसी प्रतिस्पर्धा है जो दुनिया के सामूहिक साझेपन की प्रतिनिधि है। इस बार के ओलंपिक के साथ सबसे दुखद बात यह है कि जब पूरी दुनिया खेलों के रोमांच में तैर रही होगी, ठीक उसी समय इजरायली बम और बारूद से गजा में कोई बच्चा मर रहा होगा, फिलिस्तीन का कोई घर उजड़ रहा होगा, फिलिस्तीन का कोई परिवार दम तोड़ रहा होगा। ओलंपिक का ध्येय वाक्य है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। मतलब खुद को बेहतर बनाना है, सर्वश्रेष्ठ होना है, मगर अकेले अकेले नहीं, सबको साथ मिलाकर के, सबके साथ चलते हुए। मगर जब आप फिलिस्तीन में चल रहे क्रूरता को ओलंपिक में चल रहे खेलों के महाकुंभ के साथ जोड़कर देखते हैं, तो ओलंपिक का मोटो सबके साथ मिलकर सर्वश्रेष्ठ बनने का नारा निरर्थक नजर आता है। मौजूदा वक्त में दुनिया के किसी इलाके में अगर सबसे जहरीली हवाएं कहीं पर बह रही हैं, तो वह गजा है। मानवता के खिलाफ सबसे खतरनाक अपराध कहीं पर हो रहा है, तो वह गजा है। पिछले 9 महीने से इजराइल की लगातार की गई बमबारी में अब तक 38,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। द लांसेट का अध्ययन बताता है कि चूंकि गजा में बहुत ज्यादा बर्बादी हुई है, तो आंकड़े इकट्ठा करना किसी के लिए आसान काम नहीं है। इसलिए मुमकिन है कि भविष्य में इजराइल की गजा में चल रही लगातार बमबारी से मरने वालों की संख्या कम से कम 1,89,000 से ज्यादा हो। द वायर के संपादक और भारत के जाने माने पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन ने द वायर पर एक लेख लिखा है। लेख का शीर्षक है वाई इजराइल मस्ट बी बैंड फ्रॉम द पेरिस ओलंपिक। मतलब इजराइल की पेरिस ओलंपिक में भागीदारी पर प्रतिबंध क्यों लग जाना चाहिए। सिद्धार्थ वरदराजन के लेख का सारांश बताया जाए तो बात यह है कि फ्रांस से लेकर पूरी दुनिया में ओलंपिक में इजराइल की भागीदारी को लेकर के प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। ढेर सारे लोगों की तरफ से विरोध जताया जा रहा है। किसी व्यक्ति ने नहीं, किसी देश ने नहीं, किसी विद्वान ने नहीं, बल्कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अभी हाल ही में फैसला सुनाया है कि साल 1967 के बाद इजराइल का फिलिस्तीन पर कब्जा गैर कानूनी है, इलीगल है। इजराइल अपने कब्जे में रखे फिलिस्तीनी क्षेत्र के साथ नस्ल, धर्म, एथनिक ओरिजिन के आधार पर सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन यानी व्यवस्थागत तौर पर भेदभाव कर रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह भी प्रमाणित किया है कि इजराइल गजा में एक ऐसा युद्ध लड़ रहा है जिसमें उसकी कुछ कार्रवाइयां ऐसी शामिल हैं जो नरसंहार के बराबर हैं, मतलब जो जेनोसाइडल एक्ट के श्रेणी में आ सकती हैं। एक तरह से समझिए तो इजराइल की करतूत पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से ये 3 सर्टिफिकेट इजराइल को मिल चुके हैं। इनमें से किसी भी सर्टिफिकेट के आधार पर इजराइल ओलंपिक में शामिल होने के लिए अनफिट हो जाता है, और इन तीनों सर्टिफिकेट को अगर एक साथ मिला लिया जाए तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी चाहे तो इजराइल को ओलंपिक से बाहर भी निकाल सकती है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहले के कुछ मामलों में इसी तरह के मामले में जो मिसालें हैं उसे भी देखिए। फरवरी साल 2023 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रूस और बेलारूस पर यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध की वजह से ओलंपिक में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उस समय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कहा था कि यूक्रेन में हमला किया गया था। उसी दिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इस मूर्खतापूर्ण युद्ध को बहुत ही मजबूत तरीके से इसकी निंदा की थी। करीब 1 साल के खून खराबे के बाद भी इस युद्ध का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। यह युद्ध ओलंपिक चार्टर का घनघोर उल्लंघन है। यह युद्ध ओलंपिक ट्रूस का उल्लंघन है, मतलब ओलंपिक युद्ध विराम का उल्लंघन है। इस वजह से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध के लिए रूस और बेलारूस को जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर अभूतपूर्व प्रतिबंध लगा दिए। प्रतिबंध इस तरीके के थे कि किसी भी तरह का अंतर्राष्ट्रीय खेलों का जब आयोजन होगा तो रूस और बेलारूस में वह आयोजन नहीं हो सकता है। किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय खेल के आयोजन में रूस और बेलारूस राज्य की तरफ से खिलाड़ी और राज्य के अधिकारियों को शामिल नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रूस पर प्रतिबंध इसीलिए लगाया क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। अब तक वहां पर युद्ध चल रहा है। रूस ने ओलंपिक ट्रूस यानी युद्ध विराम का उल्लंघन किया, इसीलिए रूस पर प्रतिबंध लगाया गया। अब आप पूछेंगे कि ओलंपिक ट्रूस क्या होता है, तो थोड़ा इस ओलंपिक ट्रूस के बारे में जान लीजिए।
नवंबर 2023 में पेरिस ओलंपिक के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ओलंपिक ट्रूस अपनाया। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव में जुलाई 2024 में ओलंपिक खेलों में 7 दिन पहले से लेकर के पैरा ओलंपिक खेलों के 7 दिन बाद तक ओलंपिक युद्ध विराम का सम्मान करने का ऐलान किया गया है। यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों से ओलंपिक युद्ध विराम का पालन करने का आग्रह करता है, ताकि खेलों में भाग लेने वाले एथलीट, सरकारी अधिकारियों और व्यक्तियों को सुरक्षा मुहैया करवाया जा सके, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रस्ताव में यह भी याद दिलाया गया है कि ऐतिहासिक तौर पर एक्चेरिया यानी कि ओलंपिक युद्ध विराम की मुख्य अवधारणा ओलंपिक खेलों से 7 दिन पहले एक दूसरे के प्रति दुश्मनी समाप्त करना रही है। जाहिर सी बात है कि अगर दुश्मनी समाप्त होगी, युद्ध विराम की स्थिति होगी, तभी एथलीट और अन्य ओलंपिक में अपने जो हिस्सेदार लेते हैं, जो भागीदार होते हैं, वह अपनी भागीदारी को लेकर के सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। रूस अभी ओलंपिक युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है, मतलब वह यूक्रेन से लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए युद्ध विराम का वह उल्लंघन कर रहा है। उसे ओलंपिक से प्रतिबंधित कर दिया गया है। चूंकि व्यक्तिगत एथलीट को उनकी सरकार के फैसले की वजह से दंडित नहीं किया जाना चाहिए और दंडित करना ठीक भी नहीं है, इसीलिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 19 मार्च साल 2024 को रूसी एथलीटों को इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट के तौर पर शामिल हो सकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इस दिशा निर्देश का मतलब कुछ ज्यादा मतलब समझ लीजिएगा। इसका मतलब यह निकलता है कि ओलंपिक के खेलों में रूस का झंडा नहीं लहराएगा, रूस का राष्ट्रगान नहीं होगा और रूस के खिलाड़ी रूस की टीम के तौर पर भागीदार नहीं करेंगे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का दिशा निर्देश यह भी कहता है कि जो भी इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट के तौर पर शामिल होगा या जिसको भी मेडल मिलेगा, उसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो मेडल टेबल होता है वहां पर जगह नहीं मिलेगी। इसके साथ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का दिशा निर्देश यह भी कहता है कि वह एथलीट जो युद्ध का सक्रिय तौर पर एक्टिवली समर्थन करते हैं या वह सपोर्ट स्टाफ जो युद्ध का सक्रिय तौर पर समर्थन करते हैं, उन्हें इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट की कैटेगरी में भी शामिल नहीं किया जाएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मुताबिक रूसी या बेलारूसी सेना या राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के जो कॉन्ट्रेक्चुअल सदस्य हैं, उन्हें भी युद्ध का समर्थन करने वाला माना जाएगा, उन्हें भी शामिल नहीं किया जाएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मुताबिक अगर किसी खिलाड़ी ने सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर या सोशल मीडिया पर या किसी प्रतीक के जरिए कुछ ऐसा कहा हो या कुछ ऐसा इशारा किया हो जिससे लगता है कि वह युद्ध का समर्थन करता है, रूस के युद्ध का समर्थन करता है, तो उसे जो इंडिविजुअल कैटेगरी है उसमें भी जगह नहीं मिलेगी। अब ये जो रूस को लेकर के मिसाल दी गई है, जो बातें कही गई हैं और जो ये पूरी पृष्ठभूमि बनाई गई है, इसके आधार पर इजराइल की फिलिस्तीन में चल रही कार्रवाई को देखिए और समझिए और खुद ही सोचकर बताइए कि जो नियम कानून रूस पर लागू होते हैं, वही नियम कानून इजराइल पर क्यों नहीं लागू हो रहे हैं। रूस की तरह इजराइल भी ओलंपिक ट्रूस का लगातार उल्लंघन कर रहा है। इधर पेरिस में ओलंपिक के खेल होंगे और उधर इजराइल की तरफ से गजा में हर दिन बमबारी होगी, हर दिन निर्दोष लोग मारे जाएंगे, यानी युद्ध विराम जैसी कोई स्थिति नहीं है। रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि अक्टूबर 2023 से जब से गजा में इजराइल की बमबारी चल रही है, तब से करीब 300 से ज़्यादा एथलीट, रेफरी और स्पोर्ट्स ऑफिशियल मारे जा चुके हैं। गजा में स्पोर्ट्स की सारी जो फैसिलिटीज है वो तबाह हो गई है। फिलिस्तीनी एथलीट का एक छोटा सा दल पेरिस ओलंपिक में भाग लेने के लिए जरूर पहुंचा है, मगर हकीकत यह है कि फिलिस्तीन की हर तरह की फैसिलिटीज को तबाह कर दिया गया है। गजा की हर तरह की गतिविधि ठहर चुकी है, वह रुक गई है। इसका मतलब यह बनता है कि फिलिस्तीन के ढंग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए जो अवसर की समानता होनी चाहिए वह पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। गजा में रहने वाले फिलिस्तीनी एथलीट मोहम्मद हमदा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में फिलिस्तीन का झंडा उठाया था, वेट लिफ्टिंग की कैटेगरी में भागीदारी की थी, उनका 20 किलो वजन कम हो गया है। इजराइल की बमबारी के दौरान उनके घुटने में चोट लग गई है और ऐसी स्थिति में वह पेरिस के ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाए हैं। इन सब स्थितियों के साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का इजराइल के खिलाफ दिए गए फैसले को ध्यान में रखकर बताइए
कि ऐसी क्या वजह है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इजराइल पर प्रतिबंध नहीं लगाई रही है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को फिलिस्तीन पर इजराइल की तरफ से की जा रही बर्बर कार्रवाई के लिए वही मानक अपनाना चाहिए, वही स्टैंडर्ड अपनाना चाहिए जो उसने यूक्रेन युद्ध के लिए रूस के लिए अपनाया है। इसका मतलब यह बनता है कि पेरिस ओलंपिक में रूस की तरह ही इजराइल का कोई भी झंडा, राष्ट्रगान या टीम शामिल नहीं होना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं हो रहा है। जो हो रहा है वह यह है कि इजराइल ओलंपिक खेलों में शामिल हो रहा है। इजराइल की तरफ से ऐसे खिलाड़ी भी शामिल हो रहे हैं जो गजा पर बमबारी को लेकर के जश्न मनाते हुए ट्विटर पर नजर आए हैं। अगर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इजराइल और ऐसे इजरायली खिलाड़ियों को पेरिस ओलंपिक में भाग लेने से तुरंत नहीं रोकती है तो यह महान ओलंपिक आंदोलन की बदनामी होगी। ओलंपिक युद्ध विराम के गहरे विचार को पूरी तरह से निरर्थक बना देने जैसा होगा। सबसे ज्यादा बदतर बात यह होगी कि इजराइल का ओलंपिक में शामिल होना दुनिया में यह साबित करने का काम करेगा कि ओलंपिक जैसा महान संगठन की सारी बातें महज ढोंग हैं। इस तरह का संगठन भी गलत को गलत और सही को सही कहने का हिम्मत नहीं जुटा पाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का कहना है कि वह खेल के साथ राजनीति नहीं मिलाना चाहती है, मगर सबको दिख रहा है कि रूस पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है। अगर रूस पर प्रतिबंध लगाया गया है तो इजराइल पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए, नहीं तो यही कहा जाएगा कि दुनिया के साझे अस्तित्व का प्रतिनिधि संगठन ओलंपिक ने बहुत ही घटिया राजनीति की है। दुनिया की इस घटिया राजनीति का ही परिणाम है कि नेतन्याहू का अमेरिका के सदन में भव्य स्वागत किया जाता है और वह यह कहते हैं कि मुझे हथियार दीजिए, मैं उन सब का सफाया कर दूंगा। ओलंपिक के इतिहास में दक्षिण अफ्रीका का मिसाल भी मौजूद है, उसका उदाहरण भी मौजूद है और उसे भी देखना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका की व्यवस्थागत नस्लीय भेदभाव की नीति की वजह से, सिस्टमैटिक जो नस्लीय भेदभाव थी उसकी वजह से साल 1970 में ओलंपिक के संगठन ने दक्षिण अफ्रीका को ओलंपिक के भावना के प्रतिकूल पाते हुए ओलंपिक खेलों से बाहर कर दिया था। इस संदर्भ में अभी हाल में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपने फैसले में कहा है कि इजराइल का फिलिस्तीन पर कब्जा गैरकानूनी है। इजराइल ने फिलिस्तीन के खिलाफ जिस तरह की नीतियां और व्यवहार अपनाए हैं उनमें सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन यानी व्यवस्थागत तौर पर फिलिस्तीन के साथ भेदभाव साफ साफ दिखाई देता है। नस्ल, धर्म और एथनिक ओरिजिन के आधार पर भेदभाव साफ साफ दिखाई देता है। वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में इजरायली सेना के प्रशासन ने फिलिस्तीनियों के साथ नस्ल भेद की नीति अपनानी शुरू कर दी है। इजराइल और फिलिस्तीन के लिए अलग अलग अदालतें बनी हैं, अलग अलग रेसिडेंट परमिट सिस्टम है, अलग अलग सड़कें तक बनाई गई हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मुताबिक इस तरह की सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन से कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन होता हुआ साफ साफ तौर दिखाई देता है। कहने का मतलब यह बनता है कि नेतन्याहू चाहे कुछ भी कहें कि वह अपनी आत्मरक्षा के लिए गजा पर हमला कर रहे हैं या अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए गजा पर हमला कर रहे हैं, मगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले के बाद यह साफ हो जाता है कि इजराइल सबसे बड़ा दोषी है। एक दोष के तौर पर इजराइल की हरकतें ऐसी हैं कि उसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से केवल पेरिस ओलंपिक से ही नहीं बल्कि ओलंपिक की सदस्यता के अधिकार से भी बाहर कर देना चाहिए। शुक्रिया।